26 नवंबर को पूरे देश में आम हड़ताल की घोषणा हुई है। 26 नवंबर 2020 को जहां एक तरफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आम हड़ताल की घोषणा की है, जिसके समर्थन में देश भर के तमाम फेडरेशन और संगठन शामिल हुए हैं, सिर्फ संघ और भाजपा से जुड़ी भारतीय मजदूर संघ बीएमएस को छोड़कर। वहीं दूसरी ओर 3 कारपोरेट पक्षी कृषक बिलों के खिलाफ किसानों ने भी न केवल हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है, बल्कि 26 और 27 नवंबर को वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे पूरे देश में और दिल्ली कूच का भी आह्वान किया है। अब सवाल यह उठता है कि यह हड़ताल क्यों? इसके पहले हम आपको बताएं कि मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा, जो देश भर के जुझारू और संघर्षशील ट्रेड यूनियनों का एक साझा मंच है, उसने भी इस हड़ताल को न केवल समर्थन दिया है, बल्कि यह आह्वान किया है कि मजदूर वर्ग के इस हड़ताल को निरंतर जुझारू और निर्णायक लड़ाई में तब्दील किया जाए। मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा ने 18 अक्टूबर से 18 नवंबर 2 महीने के मजदूर संघर्ष अभियान का श्रृंखला भी शुरू किया है। इसके तहत मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में जागरूकता बढ़ाने से लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है और 19 दिसंबर 2020 को काकोरी कांड के शहीदों के शहादत दिवस पर ये देश भर में सभी जिला हेडक्वार्टर से लेकर और प्रदेश की राजधानियों में राज्यपाल के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो यह हड़ताल क्यों हो रही है, यह सवाल उठना स्वाभाविक है। अभी तक जो कानून है उसके तहत जिस भी विभाग में या जिस भी फैक्ट्री में 20 से कम संख्या में कर्मकार होंगे, वो उनके लिए ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की कानूनी तौर पर उनको रजिस्टर्ड कराने की, पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी वो कानून बदलकर कुछ राज्यों में पहले से ही बदल गया है और अभी जो श्रम संहिताएं आ रही हैं उसमें यह संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है। यानी 50 से कम संख्या वाले विभाग में या कारखानों में या किसी कंपनी में जो भी श्रमिक काम करेगा वो ठेकेदार के मातहत होगा, वो संविदाकार होगा, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी। तो उसे क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है और उसके क्या अधिकार हैं, उसको कोई अधिकार नहीं, यानी वो बाहर हो गया। अब हम दूसरी बात करें, जो अधिकार उसे मिले हुए हैं उनमें से कोई भी 1971 में से ये लागू है कानून, ठेका प्रथा उन्मूलन कानून, लेकिन आज तक उसमें से ज्यादातर चीजें हुई ही नहीं लागू, सरकारी विभागों में भी नहीं हुई। पीएफ का मसला ले लें, नियमतः पीएफ काटना और उसे जमा करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है, लेकिन ज्यादातर विभागों में वो इसे जमा ही नहीं करते हैं और ये सब कुछ विभाग की मिलीभगत से होता है और मजदूर तड़प कर रह जाता, उसे नहीं मिलता है। इक्का दुक्का जहां पर ये मांगे उठ जाती हैं तो ज्यादा से ज्यादा होता है कि उस संविदाकार को ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी मजदूर का तो मिला नहीं, ब्लॉक हो गया वो। इसी तरीके से पीएफ और वेतन के घोटाले इतने हैं कि किसी को 10 दिन के लिए काम पर रखा, किसी को 1 महीने के लिए रखा, किसी को 6 महीने के लिए रखा और उनके बहुत सारे पैसे और पीएफ का फंड और यहां तक कि ईएसआई का भी फंड ठेकेदार दबा जाते हैं। और ये घटनाएं तो बेइंतहा हैं। यही नहीं,
संविदा पर रखने के लिए श्रम विभाग में ठेकेदार को पंजीकरण कराना पड़ता है और उसे यह लिख कर देना होता है कि हम इतने संविदा श्रमिक को फला जगह इस विभाग में उस फैक्ट्री में रख रहे हैं। वो पंजीकृत होते हैं और फिर उस विभाग द्वारा भी पंजीकृत होते हैं। लेकिन होता क्या है, 50 श्रमिकों का अगर उसने पंजीकरण कराया है और 250 श्रमिकों को सप्लाई कर रहा है तो 200 के बारे में क्या कानूनी रूप से उसको क्या सुविधा मिलेगी? वो कानूनी हक की लड़ाई लड़ेगा, इससे पहले ही वो बाहर हो चुका होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी धांधलेबाजियां हैं जिन धांधलेबाजियों को हम लगातार महसूस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और इक्का दुक्का कहीं कहीं कुछ मामले उठ जाते हैं जहां पर लोग संगठित होते हैं, उसके बाद उनको निकालने की बारी आ जाती है और कानून के तहत उनको प्राथमिक स्तर पर जो चीजें मिलनी चाहिए उनकी बात बेईमानी बनकर रह जाती है। ये बात केवल हम प्राइवेट फैक्ट्री के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये बात सरकारी विभागों में भी पूरी तरीके से लागू होता है। अब सवाल यह है कि जब लगातार और पूरे देश में यह सवाल उठता रहा है और उठ रहा है और इसके संघर्ष भी हो रहे हैं कि स्थायी प्रकृति के कामों को संविदा पर भर्ती न किया जाए, उन्हें स्थायी किया जाए, तो फिर सरकार जो नीतियां बनाती है वो संविदा पर क्यों रख रही है? मजदूरों के 44 श्रम कानूनी अधिकार जो लंबे संघर्षों के दौरान मिले थे उन्हें छीनकर खत्म कर दिया, 4 संहिताओं में बांध दिया। वेतन संहिता पहले आ चुका है और बाकी 3 संहिताएं भी पारित हो चुकी हैं, उनकी नियमावली भी आ चुकी है और 1 अप्रैल से लागू करने की भी घोषणा हुई है, यानी मजदूरों को बंधुआ बना दिया गया। दूसरा, देश की सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को तेजी से अडानियों अंबानियों जैसे मुनाफाखोरों के हवाले किया जा रहा है। यह काम बहुत तेज गति से हो रही है। सरकारी कर्मचारियों को 30 साल सर्विस करने या 50 साल की उम्र के बाद निकाला जा रहा है। ये महत्वपूर्ण मसले हैं। इसके अलावा 2004 में पेंशन कर्मचारियों के समाप्त कर दिए गए थे और नई पेंशन स्कीम मोदी सरकार तेजी से उसे और लागू कर रही है। तो नई पेंशन स्कीम को समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण मांग है। इन मांगों के अलावा ठेका प्रथा को समाप्त करना, अस्थायी श्रमिकों को स्थायी किया जाना, समान काम पर समान वेतन देना, नौकरी से हटाए गए या छटनीशुदा मजदूरों को की तत्काल बहाली करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर जो नई शिक्षा नीति आई है कारपोरेट के हित में, उसे वापस लेने, जो कोरोना के समय में डीए, डीआर को और एलटीसी को पर रोक लगाई गई है, उसकी तत्काल बहाली और पीएफ की कटौती वापस लेने, किसान विरोधी 3 कृषक बिलों को वापस लेने, बिजली संशोधन बिल, बिजली विभाग के निजीकरण के लिए बिजली संशोधन बिल 2020 जो लाया गया है उसे तत्काल वापस लेने, स्वास्थ्य क्षेत्र के निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने और स्वास्थ्य को सार्वजनिक निःशुल्क स्वास्थ्य में तब्दील करने, आशा वर्कर, मिड डे मील, आंगनबाड़ी आदि स्कीम वर्कर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन आज के लिए और द्वितीय श्रम आयोग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 1992 के दिशा निर्देशों के अनुसार आज न्यूनतम मजदूरी 25,000 रुपए किए जाने, प्रत्येक बेरोजगार को 15,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने, कोरोना संकट के बहाने लगातार छटनी और वेतन कटौती पर रोक लगाने की मांगे इसमें उठाई गई हैं। इसके अलावा इस पूरे दौर में जनतांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकारों पर जो हमले बढ़े हैं, जिस तरीके से लेखकों, पत्रकारों, ट्रेड यूनियन कर्मियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर
रोक लगाने और इन हमलों को बंद करने की मांग प्रमुख है। तो साथियों, आज समाज के और देश के सारे तबके इसकी जद में आ गए हैं। सिर्फ मुट्ठी भर कारपोरेट के हित में मोदी सरकार जुटी हुई है। इसलिए इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए पूरे देश भर की मेहनतकश आवाम और आम जनता को साथ आना होगा, किसान भाइयों को साथ आना होगा और इसको मजबूत स्थिति में पहुंचाकर मोदी सरकार को यह जवाब देना होगा कि तुम अगर मजदूरों किसानों के खिलाफ ऐसे ही हमला बोलोगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही है 26 नवंबर की अखिल भारतीय हड़ताल का मूल मकसद। इसलिए आइए 26 नवंबर 2020 की अखिल भारतीय हड़ताल को सफल बनाएं, उसे जुझारू, निरंतर और निर्णायक लड़ाई में तब्दील करें। ये एक बहुत ही जिंदा और अहम सवाल है। इन सवालों पर हमें सोचने की ज़रूरत है, इन सवालों से हमें जूझने की ज़रूरत है। आज हम इतनी बातें जंजवार के इस साक्षात्कार में आपके सामने रख रहे हैं। धन्यवाद।